कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमारे सामने कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स एक के बाद एक अपीयर हो रही हैं। बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है। ये म्यूज़िक बड़ा सैड है। ये फोटोग्राफ्स हरमन राउचर की एब्स्ट्रैक्ट मेमोरीज से रिलेटेड हैं। हरमन राउचर अब एक मिडिल एज्ड मैन है। हरमन अपने समर को रिकॉल करता हुआ अपनी दास्तां सुनाता है। 1942 में वो समर उसने नैंटुकेट आइलैंड पर स्पेंड किया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हरमन तब महज 15 साल का था। उसे सभी हरमी बुलाते थे। उसके दोस्तों में ऑस्की और इंट्रोवर्टेड बेंजी थे। सभी बीच पर खेल रहे हैं। तीनों एक यंग सोल्जर को छिप कर देखते हैं। वो सोल्जर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ है। वे दोनों लकड़ियों का गट्ठा असेंबल करते हैं। इसके बाद सोल्जर अपनी दुल्हन को गोद में उठाता है और फिर घर के अंदर ले जाता है। सोल्जर की वाइफ की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त मोहित हो गए हैं। दो दोस्त तो चले गए पर हरमी का दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा। उसे एक बार फिर से देखना चाहता है। अब हरमी चाहकर भी उस ब्राइड को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। तीनों दोस्त अक्सर अपने दोपहर को बीच पर बिताते हैं। यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों का झुंड है। कई सारे कपल हैं जो आपस में रति क्रिया कर रहे हैं। तीनों दोस्त इन नज़ारों को एक साथ देखते हैं और इन सब के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं। ये आपस में बातें कर रहे हैं कि लड़की को अप्रोच कैसे करें। हरमी कहता है कि वो सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी कहेगा और फिर स्मॉल टॉक शुरू करेगा। दूसरा दोस्त कहता है कि ये आइडिया बहुत बोरिंग है। ये तरीके तो बहुत पुराने हो गए हैं। जब ये समंदर के अंदर जाते हैं तब बेंजी कहता है कि लड़कियों के साथ बातचीत करने से पहले उन्हें किस करना चाहिए, फिर बातचीत शुरू करनी चाहिए। यह हरमी कहती है कि वो सोल्जर की वाइफ को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। दोनों दोस्त कहते हैं अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे बताना चाहिए। ऑस्की यहाँ एक बुक लाया है। इसमें संभोग के विषय में बहुत सी बातें लिखी हैं। तीनों इसे छिप कर पढ़ते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ तीनों की बातों से पता चलता है कि तीनों ही वर्जिन हैं। ऑस्की संभोग के एक्ट से बहुत ऑब्सेस्ड है। उसे हर समय इसी का ख्याल आता है। हरमी जबकि उस सोल्जर की वाइफ के लिए रोमांटिक इंटरेस्ट रखता है। वो उसी के सपने संजोने लगा है। तीनों इस बुक के जरिए अपनी वर्जिनिटी लूज करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद तीनों एक बोट में बैठे हैं। यहाँ ये बड़ी शिप से लोगों को उतरते देखते हैं। हरमी को सोल्जर की वाइफ दिखती है। सोल्जर और उसकी वाइफ आपस में चुंबन क्रिया कर रहे हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। ये सब देखकर हरमी और भी ऑब्सेस्ड हुआ है। सोल्जर दूसरी शिप में चला जाता है जबकि ब्राइड उसे बाय करते हुए अपने हाथों को वेव कर रही है। हरमी इन सब को देखे जा रहा है। उस ब्राइड के यौवन से भरे शरीर को देखकर हरमी के अंदर कामुकता की उत्पत्ति होती है। वो उस ब्राइड को लोलुप निगाहों से देखता है। ब्राइड उदास होकर शिप के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब तीनों दोस्त बीच पर हैं तब वो लेडी नहाने को जाती है। ऑस्की और बेंजी हरमी से इस बारे में बताते हैं पर साथ में वो कहते हैं ये लेडी तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत बूढ़ी है, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं। दोनों यहाँ हरमी का मजाक उड़ाते हैं। उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं अगर तुम उसे वाकई में प्यार करते हो तो उससे बात करके दिखाओ। हरमी उस ब्राइड के नज़दीक जाता है। वो लेडी इस समय बीच पर लेटी हुई है। वो कुछ बोलना चाहता है पर यहाँ दोनों दोस्त शोर मचा देते हैं। हरमी यहाँ से भागता है। भागते हुए हरमी को वो लेडी नोटिस करती है। हरमी बाद में इन दोस्तों से उलझ पड़ता है। यहाँ इनमें लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हरमी के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। एक दिन हरमी जब मार्केट में चल रहा है तब उसकी नज़र उस लेडी पर पड़ती है। वो मार्केट से काफ़ी सारा सामान खरीद कर जा रही है पर इस सामान को वो होल्ड नहीं कर पा रही है। हरमी के हाथ ये मौका लगा है, तब भला वो इसे कैसे जाने दे। वो जाकर उसे हेल्प ऑफर करता है। वो लेडी भी उसकी इस हेल्प को एक्सेप्ट करती है। वो लेडी कहती है कि मेरा घर बहुत दूर है। हरमी कहता है मुझे मालूम है कि आपका घर कहाँ है। वो सारा सामान लेकर उसके साथ जाने लगता है। जब वे रास्ते में है तब ऑस्की और बेंजी हरमी को देखते हैं। वे उसे आवाज़ देते हैं। हरमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इस समय हरमी के कदम 7वें आसमान पर हैं। वो अपने दोस्तों को दरकिनार कर देता है। फाइनली दोनों घर पहुंच गए हैं। यहाँ लेडी उसे पैसे ऑफर करती है। हरमी कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। वो पूछती है मैं कैसे तुम्हें रिपे कर सकती हूँ। हरमी कुछ नहीं कह पाता। वो कॉफ़ी बनाने जाती है। हरमी बड़े उत्सुकता से उस लेडी को देख रहा है। उसकी भावनाओं में इस समय काफ़ी उफान है। यहाँ उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है मैं भी आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्द मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो लेडी कहती है कि उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यहाँ काफ़ी कॉमिक सीन क्रिएट होता है। हरमी उसे इम्प्रेस करने के लिए हॉट कॉफ़ी पी लेता है।
उसके पीने के स्टाइल से ऐसा लग रहा है कि उसने पहले कभी कॉफ़ी नहीं पी। वो अपना मुंह ही जला बैठता है। लेडी पूछती है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? हर्मी ने कहा, मेरे 2 दोस्त हैं, पर दोनों बहुत इमेच्योर हैं। मैं उनमें बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हूँ। इम्प्रेशन मारने के लिए हर्मी कहता है कि उसे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। स्कूल में वो बहुत फेमस है अपने म्यूज़िक के लिए। लेडी पूछती है कि उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। हर्मी इस पर जवाब देता है। वो कहता है, मैं सीटी बजा लेता हूँ, पर मैं गाता भी बहुत अच्छा हूँ। अब जब हर्मी जाने को है तब लेडी उसे डोनट ऑफर करती है। हर्मी कहता है कि वो जल्द ही उसे फिर से मिलेगा। अब वो बड़े एक्साइटमेंट में घर की तरफ जा रहा है। ऑस्की और बेंजी दोनों छुपे हुए थे। उसके आते ही दोनों उसे घेरते हैं। दोनों पूछते हैं कि आखिर इतनी देर तक हर्मी उसके घर में कर क्या रहा था। हर्मी स्टाइल मारता हुआ कहता है, हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे। वो इन दोनों को डोनट्स भी दिखाता है। अगले दिन तीनों दोस्त फिल्म देखने जाते हैं। ऑस्की यहाँ 3 लड़कियों को देखता है। वो जाकर इन लड़कियों से बात करता है और अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने को ऑफ़र करता है। तीनों ने उसके प्रस्ताव को कबूल कर लिया है। जब वे टिकट खरीदने जा रहे हैं तब ऑस्की और हर्मी पैसे का हिसाब लगा रहे हैं। पैसे लिमिटेड हैं, सबकी टिकट भी खरीदनी है और साथ में तीनों लड़कियों को आइसक्रीम भी खिलानी है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि तीनों अपनी वर्जिनिटी लूज करने का फैसला इन लड़कियों के साथ कर चुके हैं। इतने में यहाँ सोल्जर की वाइफ फिल्म देखने आती है। वो हर्मी को हाय बोलती है और कहती है कि इस थर्सडे को उसे अपने घर के सामान को मूव करना है। उसे हर्मी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो चली जाती है तब हर्मी का दोस्त उसे कहता है, ये लेडी तो अब तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। हर्मी की खुशी का ठिकाना नहीं। बाद में हर्मी ऑस्की से कहता है, तुमने सबसे अट्रैक्टिव लड़की को खुद ले लिया और मुझे सबसे ख़राब लुक वाली लड़की दे दी। अपने अपने चुने हुए पार्टनर्स के साथ तीनों दोस्त फिल्म देखते हैं। ये अपने अपने पार्टनर्स के बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, पर ये लड़कियां इन्हें इनकार कर देती हैं, सिवाय हर्मी के पार्टनर के। सबसे हैवी लड़की जिसके कि ब्रेसेस लगे हैं वो बेंजी को मिली है। ऑस्की और बेंजी को तो सफलता नहीं मिली, पर हर्मी अपने पार्टनर के साथ है। वो उसे स्पर्श करने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसमें वो कुछ कामयाब भी हुआ है। ऑस्की यहाँ नोटिस करता है कि वो तो अपने पार्टनर के साथ कामयाब नहीं हो रहा, जबकि हर्मी को सक्सेस मिल रही है। फिल्म देखने के बाद ऑस्की हर्मी से कहता है कि वो उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था। अगली सुबह हर्मी के लिए खास है। उसे उस ब्राइड के घर जाना है। वो यहाँ आता भी है। उस ब्राइड को बॉक्सेस को मूव करने में हेल्प भी करता है। इस समय हर्मी की नज़रें उसकी बॉडी पार्ट्स पर जाती हैं। वो नर्वस होता है। एटिक पर जब वो बॉक्सेस रखता है तब उसके कल्पना में भी ब्राइड के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं। बाद में ब्राइड से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ब्राइड भी उससे फोरहेड को चूमती है। हर्मी के दोस्त हर्मी के फोरहेड पर लिपस्टिक के निशान दिखते हैं। वो पूछते हैं कि लिपस्टिक उसके माथे पर कैसे। हर्मी यहाँ बहाना बनाता है। बाद में ऑस्की और हर्मी मार्शमेलो रोस्ट करने की प्लानिंग करते हैं। ये सब ये बीच पर करेंगे। ये एगी और मिरियम जो कि इन्हें थिएटर में मिले थे उनके साथ करेंगे। ऑस्की कहता है कि इन लड़कियों के साथ मार्शमेलो रोस्ट करते हुए ये अपनी वर्जिनिटी लूज़ करेंगे। हर्मी इसके लिए एग्री हो गया है। ऑस्की बुक पढ़ने के बाद बताता है कि इन्हें निरोध की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं निरोध खरीदने के लिए। अब बारी से खरीदने की है। ऑस्की बाहर खड़ा है जबकि हर्मी स्टोर के अंदर जाता है। वो स्टोर कीपर से निरोध कहने में शर्मा रहा है। यहाँ वो एक ओल्ड लेडी को देखता है। उसके सामने उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा। जब वो ओल्ड लेडी चली जाती है तब हर्मी स्टोर कीपर से रबर खरीदना चाहता है। 1940s के दौर में निरोध को यहाँ रबर कहा जाता था, पर हर्मी के मुंह से रबर भी नहीं निकल पा रहा। लिहाजा वो आइसक्रीम खरीद बैठता है। इस पर कोन डलवाता है, इस पर स्प्रिंकल्स डलवाता है। इसके बाद भी वो रबर कहने को होता है, पर उसके मुंह से निकलता है नैपकिन। स्टोर ओनर उसे नैपकिन भी दे देता है, पर अंत में स्टोर कीपर हर्मी के चेहरे को पढ़ लेता है। वह उसे कॉन्ट्रासेप्टिव दे देता है। आज की रात प्लानिंग के हिसाब से चारों बीच पर मिले हैं। हर्मी इस समय एगी के साथ है। दोनों मार्शमेलो रोस्ट कर रहे हैं, जबकि इस समय ऑस्की मिरियम के साथ बीच की दूसरी तरफ अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहा है। ऑस्की बाद में हर्मी से और भी निरोध लेने आता है। हर्मी उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है। वो ऑस्की से आगे के स्टेप जानना चाहता है, जैसे कि ऑस्की ने बुक में पढ़े हैं। ऑस्की यहाँ उसका मजाक उड़ाता है और फिर निरोध लेकर चला जाता है। एगी हर्मी से पूछती है कि आखिर ऑस्की बार बार उससे क्या मांगने आ रहा है। हर्मी बहाने बनाता है। एगी जाकर देखती है कि ऑस्की और मिरियम दोनों साथ में संभोग कर रहे हैं। वो अपसेट होती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हर्मी बीच के साइड उस ब्राइड को फिर से देखता है।
फ़िलहाल वो अपने हस्बैंड को ख़त लिख रही है। हर्मी कहता है, अगर कोई सामान या बॉक्स मूव करना हो तो मुझे बता देना, मैं इन सब कामों में एक्सपर्ट हूँ। हर्मी यहाँ उसे कंपनी देने की हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि आज की रात वो नेबरहुड में आएगा, वो ब्राइड को कंपनी दे सकता है। ब्राइड इसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ वो अपना नाम बताती है, डोरथी। एक्साइटमेंट में हर्मी घर जाता है, सूट पहनता है। इसके पहले वो शर्ट डालता है, फिर यहाँ शूज़ पहनता है। अब वो डोरथी के घर की तरफ निकल पड़ा है। रास्ते में ऑस्की मिल जाता है। ऑस्की बताता है कि मिरियम को अपेंडिक्स है और वो मेनलैंड जा रही है। फिलहाल हर्मी को ऑस्की के कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो डोरथी के खुमार में है। ऑस्की को दरकिनार करके वो डोरथी के घर पहुंचा है। यहाँ बड़ी शांति है। यहाँ विस्की की बोतल पड़ी हुई है, एक रिकॉर्ड प्लेयर स्पिन कर रहा है, कुछ सैड म्यूज़िक बज रहा है, कुछ सिगरेट्स पड़े हैं और एक गवर्नमेंट टेलीग्राम है। हर्मी टेलीग्राम को पढ़ता है। डोरथी के हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसका प्लेन जब फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था तब उसे शूट डाउन करके मार दिया गया। डोरथी अपने बेडरूम से बाहर आती है। वो अपने हस्बैंड की मौत पर बहुत भावुक है, वो रो रही है। हर्मी उसके नज़दीक जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। हर्मी उसे सहारा देता है। हर्मी को हक करते हुए डोरथी अपना गम शांत करती है। दोनों यहाँ काफ़ी देर तक चुपचाप एक दूसरे को होल्ड किए हुए डांस करते हैं। इस मोमेंट में दोनों स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। डोरथी जब यहाँ हर्मी के फेस को देखती है तब उसकी मासूमियत देखकर उसे किस कर बैठती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। बेडरूम में दोनों निर्वस्त्र होते हैं। इस समय यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ समंदर के लहरों की आवाज़ें आ रही हैं। दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। इन सब के बाद डोरथी पोर्च में चली जाती है, अपने गम से भरी दुनिया में। हर्मी उठकर उसके पास जाता है, पर वो समझ चुका है कि डोरथी की दुनिया का हिस्सा वो नहीं बन सकता। वो बस डोरथी को निहारता है, शायद उसे अंतिम बार देख रहा है। डोरथी उसे गुड नाइट कहती है। हर्मी डोरथी के इस अंतिम इमेज को, जिसमें वो रेलिंग के सहारे खड़ी है और धूम्रपान कर रही है, इसीलिए यहाँ से जा रहा है। इस इमेज को वो अपने दिल में हमेशा बसा के रखेगा। अगली सुबह ऑस्की हर्मी से मिलने आया है। ऑस्की बताता है कि मिरियम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर ऑस्की बड़ा गमगीन है। वो हर्मी से कहता है, लाइफ कभी कभी इतनी पेनफुल क्यों हो जाती है। हर्मी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से डोरथी के घर की तरफ जा रहा है, जैसे वो घर उसे फिर से बुला रहा हो। डोरथी के घर आकर हर्मी ये रियलाइज़ कर चुका है कि डोरथी अब यहाँ से जा चुकी है। उसने हर्मी के नाम से चिट्ठी छोड़ी है। हर्मी से पढ़ना शुरू करता है। वो लिखती है, मुझे जाना होगा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझ पाओगे। मुझे अपने घर जाना है, वहाँ काफ़ी सारा काम निपटाना है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वो आगे भी लिखती है कि हर्मी भी उनके बीच जो कुछ हुआ उसे याद रखने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। डोरथी खत में ये कामना करती है कि हर्मी की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, उसे लाइफ के किसी पेन का सामना ना करना पड़े। वो भी ऑस्की की ही तरह कहती है कि ये लाइफ कभी कभी बहुत पेन देती है। हर्मी कुछ देर तक घर के आगे मिट्टी पर बैठा इस घर को देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तब दिखता था जब डोरथी यहाँ रहती थी। कुछ समय बाद वो उठता है और यहाँ से जाने लगता है। बैकग्राउंड में हमें आज के हर्मी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, जो हम दोनों ने छोड़ दिया वो बाद में हमें काफ़ी कुछ एहसास करा गया। लाइफ छोटी छोटी चीज़ों के आने और जाने की कहानी भर है। कुछ चीज़ें हम साथ में कैरी करते हैं और कुछ को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। हर्मी बताता है कि बेंजी ने अपने वॉच को बाद में तोड़ दिया, ऑस्की ने हारमोनिका छोड़ दिया और मैंने हर्मी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मैं हरमन राउचर हूँ। फिल्म के एंड में हमें सनसेट को दिखाया जाता है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।